सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज मिनोसाइक्लिन दवाई के बारे में और पूरी जानकारी हम इस दवाई के बारे में इसी वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में उपयोग में लेनी होती है और ये दवाई आपको किन कंडीशंस में अवॉइड करनी चाहिए। तो ये पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और भी बहुत जानकारी आपको इस दवाई के बारे में चाहिए तो मैं नीचे वेबसाइट का लिंक दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप पूरी जानकारी इस दवाई के बारे में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इस दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, इस दवाई का उपयोग सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, जिसमें माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, रिक्टेसिया, जो ये बैक्टीरिया होते हैं तरह तरह की बीमारी करते हैं हमारे शरीर के ऊपर। जिस तरीके से सांस लेने में तकलीफ पैदा करते हैं ये बैक्टीरिया। इसके अलावा जो पेट के इन्फेक्शन में ये दवाई काम आती है। इसके अलावा जो स्किन के ऊपर क्यूटेनियस एंथ्रेक्स जो होता है उसमें इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गोनोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नॉन गोनोकोकल जो यूरेथ्राइटिस होता है, जो यूरिन में जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। कुल मिला के जो वाइड इसका जो यूज़ है वो होता है। इसके अलावा एक्ने में भी, जो स्किन के ऊपर फुंसी हो जाती है उसमें भी इन्फेक्शन है तो भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल एमीबियोसिस है उसमें इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन में तो भी मिनोसाइक्लिन दवाई का उपयोग किया जाता है। तो ये पूरे जो उपयोग हैं वो इस दवाई के होते हैं। आइए जानते हैं ये दवाई किस कैटेगरी की होती है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। देखिए, ये जो दवाई होती है वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है और ये दवाई क्या करती है, बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को कम करती है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो डैमेज होने लग जाती है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। और ये जो सारा एक्शन होता है वो 30S राइबोसोमल यूनिट से ये दवाई बाइंड होती है और जैसा मैंने पहले बताया कि सेल वॉल को डैमेज करती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि यदि पहले एलर्जी है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा यदि कोई प्रेग्नेंट है तो इस दवाई का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है दवाई। इसके अलावा यदि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा यदि कोई 8 साल से कम का जो बच्चा है उसमें भी इस दवाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता, क्योंकि ये दवाई क्या करती है, जो दांतों में स्टेनिंग कर देती है, दांतों पे कलर चढ़ जाता है और वो परमानेंट होता है, वो हमेशा के लिए चढ़ जाएगा। तो इस दवाई का ये बहुत बड़ा नुकसान होता है बच्चों में। इन कंडीशंस में इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इस दवाई को लिया है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, डिजीनेस हो सकती है, वेस्टिबुलर रिएक्शन हो सकती है, थोड़ा चक्कर आ सकता है, कमज़ोरी फील हो सकती है, पेट में जो है थोड़ी दिक्कत हो सकती है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन हो सकता है स्किन के ऊपर। इसके अलावा जो ब्लड जो है वो थोड़ा कम, हीमोग्लोबिन है या फिर जो ब्लड सेल्स हैं वो थोड़ी कम बन सकती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका एक और एक साइड इफ़ेक्ट होता है सुपर इन्फेक्शन, ये भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ही ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, किसी किसी पेशेंट में ही ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, यदि आप इस दवाई को दूसरी दवाइयों के साथ में ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप कौन सी दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं। जैसे एसिडिटी की कोई दवाई है या फिर कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जो है वो आप ले रहे हैं, या फिर आयरन जिंक का सप्लीमेंट ले रहे हैं, या फॉरफेरिन जो दवाई है वो आप ले रहे हैं। और इसके अलावा यदि कोई कॉन्ट्रासेप्शन आप ले रहे हैं तो भी आप ज़रूर बताएं डॉक्टर को कि आप दूसरी दवाई कौन सी ले रहे हैं, क्योंकि ये दवाई क्या करती है, दूसरी दवाइयों से इंटरेक्ट करती है और उनके जो एक्शन को डिस्टर्ब करती है। तो इस दवाई को लेते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं इसकी डोज़ के बारे में। देखिए, 100 से 200 mg की इसकी जो डोज़ है वो रहती है एडल्ट्स में। इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है 400 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो रह सकती है अलग अलग कंडीशन में। इसके अलावा एक्ने की कंडीशन में बात करें तो 50 से 100 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रह सकती है। इसके अलावा बच्चों में अगर बात करें तो 8 साल से बड़े बच्चों में 4 mg पर kg के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है। देखिए, मार्केट में अगर बात करें तो कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं 50, 75, 100 mg के, और टैबलेट्स भी इसी स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है 50, 75, 100 mg की। इसके अलावा एक्सटेंडेड टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 45, 90 और 135 mg की। ये
इस दवाई को लेने के बाद में हार्ट के पैरामीटर नोट करना ज़रूरी है, और जो एक्ने का जो लेसन्स हैं वो उसमें कितना आराम आया वो नोट करने की ज़रूरत है। और ब्लड सेल्स, यदि ज़्यादा लंबी थेरेपी चल रही है तो ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो भी कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इस दवाई को दूसरी दवाइयों से 1 से 3 घंटे के बाद में ही इस दवाई को लेना होता है। यदि कोई दूसरी दवाई ली है तो उसमें 1 से 3 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट ने इस दवाई को लिया है तो उसे आधे घंटे तक बैठे रहने की सलाह दें, क्योंकि इससे क्या होगा, पेट में जो एसिडिटी है वो कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि पेशेंट को यदि बहुत ज़्यादा स्किन रैशेस हो रहे हैं इस दवाई से, तो सनस्क्रीन का उपयोग करने की भी ज़रूरत है इस दवाई को लेने के बाद में। देखिए, ये था मिनोसाइक्लिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।